गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कॉमर्स विषय के अंतर्गत बही खाता और लेखाशास्त्र का टर्न है अपना, ठीक है। इसके अंदर साझेदारी का दूसरा पार्ट अपना चल रहा है, नए साझेदार का प्रवेश, ठीक है। इसके पहले भी हम करीब 2 वीडियो भेज चुके हैं, ये तीसरा वीडियो इसके अंदर है, ठीक है। साझेदारी किसे कहते हैं, साझेदारी के अंदर खातों को किस प्रकार से बनाया जाता है, ये पूरी जानकारी आपको पिछले एपिसोड के माध्यम से, ठीक है ना, और जो पीडीएफ भेजी है उसके माध्यम से आपको पता चल गया होगा, ठीक है। मैंने सब सारा लिखवा दिया था कि साझेदारों के जब नए साझेदार का प्रवेश होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है, अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता बनाती है। उसका जब लाभ या हानि होता है वो पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। उसके बाद बनाते हैं हम साझेदारों के पूंजी खाते। पूंजी खाते के अंदर पिछला बैलेंस लिखते हैं। उसके अलावा जो नया साझेदार है, ठीक है, जितनी पूंजी लेके आता है वो लिखी जाती है। और उसके अलावा नए साझेदार ख्याति की जो रकम लेके आता है वो पुराने साझेदारों के अंदर बांट दी जाती है। उसके अलावा यदि पूंजी पर ब्याज है उसका भी लेखा उसके अंदर कर दिया जाएगा। फिर पूंजी खातों के शेष निकाल के जितनी राशि बचती है वो पूंजी जो है नई बैलेंस शीट के अंदर दिखाई जाती है। आज हम बात करेंगे कि पूंजी खातों का समायोजन, ठीक है। पूंजी खातों का समायोजन नए साझेदार के लाभ हानि अनुपात में करना है हमें, ठीक है। वो कैसे किया जाता है आज हम उसकी चर्चा करेंगे। उसकी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन देखिए हमें सॉल्व करना है। वो क्वेश्चन क्या है वो पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है, और फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 1/3:1 के अनुपात में साझेदार है, ठीक है। 31 मार्च 2019 को उनका संपत्ति और दायित्व निम्न प्रकार थे। दायित्व की बात करें तो लेनदार 37,500 के हैं, जनरल रिजर्व 6,000 का है, एक्स की पूंजी 43,000 है, बाई की 13,000 है। संपत्ति की बात करें तो बैंक में रुपये जमा 22,500 है, प्राप्य पत्र 5,000 के हैं, देनदार 20,000 है, स्टॉक 25,000 रुपये का है और लैंड और बिल्डिंग 27,000 की, ठीक। फिर क्या कह रहे हैं, उन्होंने जेड को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया। वे 15,000 रुपये पूंजी लेके आता है और 12,000 रुपये ख्याति की रकम लेके आता है, ये भी ठीक है। फिर स्टॉक तथा भवन का मूल्य 10% कम मतलब हिरास लगाना है और देनदारों पर संचय कितना करना है 5%। और क्वेश्चन में कहते हैं पूंजी खाते लाभ विभाजन के आधार पर समायोजित किए हैं। ये देखिए जिस क्वेश्चन का ये शब्द लैंग्वेज दे रखी हो, पूंजी खाते लाभ विभाजन अनुपात के आधार पर समायोजित किए जाएं, इसका मतलब ये हुआ कि जो पुराने साझेदार हैं उनकी हमें क्या है कैपिटल निकालनी पड़ेगी कि उनकी पूंजी नए अनुपात के अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए। अभी तक किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं किया है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे इसके अंदर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, पुनर्मूल्यांकन खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक। इसके अंदर कॉलम पता ही आपको, पहला पर्टिकुलर का, ये अमाउंट, फिर ये पर्टिकुलर, और ये अमाउंट, ठीक है। पुनर्मूल्यांकन खाता आपको पता ही है, संपत्ति को मूल्य में कमी होती है तो उसको हम डेबिट लिखते हैं, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है तो हम उसे क्रेडिट के अंदर लिखते हैं। यहाँ पे देखिए आप, एक तो स्टॉक में कमी हो रही है, ठीक है, भवन में कमी हो रही है और देनदारों पे कमी, 3 संपत्तियों में कमी हो रही है, काय में, देनदारों पर, स्टॉक में और बिल्डिंग में, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू स्टॉक अकाउंट, टू लैंड एंड बिल्डिंग, और टू प्रोविजन
फॉर डेटर्स। ठीक है। अब कमी कितनी हो रही है? स्टॉक भवन में 10%। स्टॉक कितने का हमारा? 25,000 रुपये का है, तो 25,000 कितना निकाल लेंगे हम? 10%। कितना आएगा? 2,500 रुपये। ठीक है। ऐसे ही देखिए भवन में कितने कितने का है? 27,000 का है। ठीक है। 27,000 का कितना निकालना है? 10%, तो 27,000 गुणा 10/100। ठीक है। ऐसे निकालते हैं। कितना है? 2,700। तो भवन के मूल्य में 2,700 रुपये की कमी। ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? देनदारों पे कितनी कमी हो रही है? 5%। देनदार है कितने के हमारे? 20,000 के। 20,000 का आप कितना निकालोगे? 5%, तो 5/100 लिखेंगे, और ये कितना जाएगा आपका? 1,000 रुपये। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 3 संपत्तियों में आपकी कमी हो रही थी, देनदारों पर, स्टॉक पर और लैंड और बिल्डिंग में। ठीक है। इसके अलावा किसी संपत्ति में ना तो वृद्धि हो रही है और ना कमी हो रही है। ठीक है। अब देखिए इसका योग करते हैं। कितना आ रहा है? 7 और 5 12 का 2, 3 2 5 और 1 6, 6,200 रुपये। धनी पक्ष में कोई आइटम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 6,200 की हानि आपको हो रही है, और ये हानि पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में बांट दी जाएगी। पुराना अनुपात है कितना इनका? 3:1 है। ठीक है। आप इसका अनुपाती योग करेंगे तो कितना आएगा? 3 + 1 = 4। इसलिए एक्स का रेशो कितना हो जाएगा? 3/4, और वाई का रेशो कितना होगा? इसलिए 1/4। इसका मतलब ये जो हानि 6,200 रुपये की है उसको 3/4 और 1/4 में बांट दिया जाएगा। वो देखिए 6,200 का हम कितना निकालेंगे? 3/4। तो 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, फिर 2 बचेगा और 4 पंजे 20। 3 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 3 के 4, तो 4,650। ये कितना हो गया? एक्स का। ऐसे वाई का 6,200 कुल हानि है हमारी, इसका 1/4 निकालेंगे। ठीक है। 4 से इसको भाग करेंगे, 4 एकम 4, यहाँ 2 बचेगा, 4 पंजे 20, फिर 2 बच रहा है, फिर 4 पंजे 20, कितना? 1,550। तो ये हानि हमारी निकल के आई थी 6,200। ये पुराने साझेदार कौन है हमारे? एक्स और वाई हैं। ठीक है। इनके पुराने अनुपात में बांटा, तो क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट के अंदर, ठीक है, बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। एक्स और वाई। एक्स कितना है? 4,650, और वाई का कितना होगा? 1,550, और इसका योग बराबर हो जाएगा 5 और 5 10 का 0, 5 6 दूनी 12 का 2, हाथ से लगा 1, 5 4 1 5 और 1 6,200। ठीक है। तो हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, और मैंने आपको पहले बताया था कि जब नए साझेदार का प्रवेश होता है तो हम सबसे पहले पुनर्मूल्यांकन खाता, और अंग्रेजी में कहें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। इसके बाद क्या बनता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पुराने साझेदार कितने हैं हमारे? 2, एक्स और वाई, नया जेड, तो कुल कितने साझेदार हो गए? 3 है हमारे। अब 3 साझेदार की पूंजी खाते हम बनाएंगे। ऊपर हेड डालते हैं सबसे पहले, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक। इसमें 3 साझेदार का डेबिट और क्रेडिट दोनों बनाएंगे, डेबिट में और क्रेडिट में अमाउंट लिखने के लिए। ये एक्स, वाई और ये जेड।
ऐसे डेबिट साइड में एक्स वाई और ये जेड, ये डी आर साइड है हमारी, ठीक है। और ये कौन सी हमारा सी आर साइड। ये कॉलम पर्टिकुलर का मतलब विवरण हिंदी में कहे तो, ठीक है, और ये पर्टिकुलर, ठीक है। अब पूंजी खाते सबसे पहले क्या करते हैं, जो पिछली पूंजी इनकी है, एक्स की पूंजी कितनी है 43,000, बाई की पूंजी कितनी है 13,000। सबसे पहले हम पिछली पूंजी लेके आएंगे, लिखेंगे बाई बैलेंस बी डी। क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बी डी, मतलब शेष आगे लाए। एक्स की पूंजी कितनी 43,000, वाई की कितनी है 13,000, ये पुरानी पूंजी है एक्स और वाई की। अब नया साझा कितने रुपए लेकर आ रहा है 15,000। अब इसको लिखेंगे वाई में, वाई बैंक अकाउंट, एक्स में डैश लगाएंगे, वाई में डैश लगा देंगे, और जेड की पूंजी जेड के कॉलम में लिखेंगे कितना 15,000। तीसरा, ख्याति रकम कितनी है 12,000। मैंने पहले ही आपको बताया था, नए साझेदार जो ख्याति की रकम लेके आता है, ठीक है ना, वो पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में बांट दी जाती है। तो ख्याति की रकम है कितनी 12,000 है ना, ठीक है। इसलिए एक्स का भाग कितना हुआ इसके अंदर 12,000 का हम कितना निकाल दें 12,000 इंटू अनुपात कितना था बताया था मैंने आपको अभी, 3 और 1 है ना, तो 3 1 4 है, ठीक है। तो 3/4 और 1/4 में बांटेंगे। तो 12,000 का 3/4 निकालेंगे, 4 3 12, इनका कितना हो गया 9,000, और वाई का भाग कितना हो जाएगा 12,000 का 1/4, 4 3 12, इनका कितना हो जाएगा 3,000। तो बाई गुडविल 9,000 और 3,000, ठीक है। रिवैल्यूएशन हानि कितनी है, एक्स की 4,650 और बाई की 1,550। हानि को डेबिट में लिखते हैं टू रिवैल्यूएशन 4,650 और 1,550, ठीक है। अब जो नई बात इस क्वेश्चन थी वो ये थी कि पूंजी खाते लाभ विभाजन के आधार पर समेत की जाए। मैंने बताया जिस क्वेश्चन में ये लैंग्वेज दे रखी होगी उसके अंदर नए साझेदार के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी निकालनी पड़ेगी। और उससे पहले हमें क्या करना है, उसके लिए नए अनुपात भी निकालने पड़ते हैं, ठीक है। जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो जो पुराने साझेदार का अनुपात क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। अब एक्स का भाग जेड का भाग कितना है 1/5 है, तो जेड को 1/5 भाग देने पर शेष कितना बच रहा है आपका 1 माइनस 1/5, कितना बचेगा 4/5। ये शेष भाग कितना है उन दोनों साझेदारों का है जो पुराने वाले हैं, ठीक है। पुराना अनुपात है कितना इनका 3/4 और 1/4 है, इसलिए x का नया भाग कितना हो जाएगा 4/5 का हम 3/4 निकालेंगे, 4 3 12 और 5 चौको 20, और y का नया भाग कितना हो जाएगा 4/5 का 1/4, तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और 5 कितना हो गए 20, इसका 12/20, इसका 4/20। अब नया जो साझेदार उसका भाग कितना है 1/5 है, ठीक है। अब 1/5 जो जेड का भाग है कितना 1/5, 1/5 का हम क्या करेंगे, ऊपर संख्या अंश होती है नीचे के हर, ये आपको पहले से पता है, ठीक है। अब यहाँ पे 20 करने के लिए हम क्या करें 4 से अंश में भी गुणा करें और हर में भी, तो 4 एकम 4 और 5 चौक कितना हो गए 20, इसलिए जो अनुपात इनके नए हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे
इसका हर बराबर है, इसका हर बराबर है, इसका हर बराबर है, तो अनुपात 12:4:4। अब एक कॉमन संख्या 4 से हम काटने से तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 3 12, इसलिए नेट अनुपात जो बच रहे हैं वो 3:1:1। ठीक है ना, ये नया अनुपात हमारा है। ठीक है, अब इसका हम योग करें तो योग कितना होगा इसका, 3 + 1 और +1 कितना हो गया, ये 5, इसलिए अनुपात हो गए हमारे 3/5, 1/5 और 1/5। ठीक है ना। अब हमारी जो पूंजी होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन नहीं भी जाता थे कि पूंजी खाते लाभ विभाजन के आधार पर समाहित किए हैं, तो जब नया साझेदार 1/5 भाग के लिए 15,000 पूंजी लेकर आ रहा है तो पुराने साझेदार की पूंजी कितनी होनी चाहिए, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अनुपात पता चल गया हमें कितने हैं, 3/5, ठीक है, और 1/5, और इसका कितना 1/5 भाग है। अब देखिए चूंकि 1/5 भाग के लिए जेड की पूंजी कितनी है, 15,000। ठीक है, और कुल भाग कितना होता है, 1 होता है, इसलिए फर्म की पूंजी कितनी हो जाएगी हमारी, 15,000 गुणा 5/1, 15 पंजे 75,000, तो कुल फर्म की पूंजी कितनी है, 75,000 होगी। ठीक है, इसका मतलब हुआ, इसलिए एक्स की पूंजी कितनी होगी, एक्स की पूंजी होगी 75,000 का हम क्या करें, 3/5 निकाल लें, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, तो एक्स की पूंजी 75,000 गुणा 3/5 कितना हो गया, 45,000, और वाई की पूंजी 75,000 का 1/5, 5 एकम 5, 2 बचे, 5 पंजे 25, कितना हो गया, 15,000। ठीक है, और जेड की पूंजी पता ही है, 15,000 रुपये लेके आया है। अब इनकी पूंजी एक्स की 45,000 और वाई कितनी हो चाहिए, 15,000। इतना क्वेश्चन करने के बाद यहाँ हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सी डी, शेष आगे ले गए, तो एक्स की पूंजी कितनी लिखेंगे हम, 45,000, वाई की पूंजी लिखेंगे 15,000, और जेड के हमें पता ही है कितनी है, 15,000 रुपये। ठीक है, अब देखिए जेड की पूंजी 15,000 थी और 15,000 है, ना कोई कमी है ना कोई वृद्धि है। ठीक है, वो 15,000 ही रहेगी। और इसमें सामान्य संचिति पुराने साधकों के अंदर बांटी जाती है। सामान्य संचिति है कितनी, 6,000 की, लिखेंगे क्या, जर्नल रिजर्व। ठीक है, 6,000 को हम क्या करेंगे, पुराने अनुपात के अंदर बांटेंगे। 6,000 कितने कितना आएगा उसके अंदर आपका, ठीक है। अब देखिए पूंजी खाते के अंदर पिछला बैलेंस दिखा दिया हमने, नए साधारण पूंजी लेके आए वो दिखा दी, गुडविल को हमने बांट दिया और सामान्य संचिति को हमने इसके अंदर बांट दिया। ठीक है, जो हानि थी वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट हमने लिख दी, और नए साधारण जो पूंजी थी, नए अनुपात में जो पूंजी निकल के आई है वो एक्स की और वाई की हमने लिख दी है। अब हम देखते हैं यदि यदि एक्स की पूंजी 45,000 से अधिक होगी तो हम उतना रुपया निकाल लेंगे, अगर 45,000 से कम पूंजी होगी तो वो व्यक्ति इतना रुपया लेके आएगा। हम पहले देखते हैं जेड के लिए, जेड के 15,000 थे, 15,000 यहाँ दिखा देंगे, खाता इसका बंद हो जाएगा। अब वाई का देखिए, वाई का क्रेडिट का योग है 13, 3, 16 और ये कितना हो गया 17,500 रुपये। ठीक है, कितना है 17,500 रुपये। डेबिट का योग कितना है
15,000 और एक 16,550, ठीक है। तो 17,500 में से 16,550 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 950 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि 950 रुपये अधिक हैं, इतना रुपया ये निकाल लेंगे, मतलब हम उनको भुगतान करेंगे। टू बैंक लिखेंगे यहाँ पे 950 रुपये, ठीक है। अब एक्स के देखें, 43,000 और 9 कितने हो गए? 52,000 और 4 है 5, 56,500, 56,500, ठीक है। अब 56,500 क्रेडिट का योग था इनका, और डेबिट कितना है इनका? 45,000 और 4 49,650। ये हम घटा देंगे 49,650 को, तो बैलेंस बच रही है यहाँ पे इनका 6,850 रुपये। कितना? 6,850 रुपया अधिक है, तो 6,850 रुपये निकाल लेंगे, योग करेंगे, ठीक है। तो वाई का 17,500 और एक्स का 56,500 रुपये, ठीक है। हम इस क्वेश्चन के अंदर अभी तक किसी क्वेश्चन में हमने पूंजी नहीं निकाली थी। ये पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें पुराने साझेदारों के नए अनुपात में पूंजी निकालनी पड़ रही है। तो एक्स की कैपिटल कितनी बचेंगे? 45,000, वाई की 15,000, नए रेशो को अकॉर्डिंग इनका जितना अधिक रुपया है वो तो निकाल ले। तो हम एंट्री करेंगे क्या? एक्स डेबिट टू बैंक, वाई डेबिट टू बैंक, ठीक है। इसके बाद बनाते हैं क्या? बैलेंस शीट। क्या बनेगा इसके अंदर? बनेगा बैलेंस शीट, मतलब अंतिम खाता। अंतिम खाते में पता ही है आपको, ठीक है। 2 कॉलम होंगे, एक लायबिलिटीज का और दूसरे का होता है एसेट्स का, ठीक है। अब देख बनाते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट पर लायबिलिटीज की बात करते हैं। लायबिलिटी लेनदार कितने के? हमारे 37,500 के। सामान्य संचय डिवाइड चुके वो दिखाएंगे नहीं, ठीक है। तो ये दिखाएंगे पहले क्रेडिटर्स 37,500 के, इसमें ना कमी हो रही है ना वृद्धि। और उसके बाद पूंजी खाते कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है, एक्स वाई और जेड के। एक्स की पूंजी कितनी है? 45,000 की, वाई की 15,000 और जेड की भी कितनी है? 15,000, ठीक है। अब बात करते हैं बैंक में कितना रुपया आपके पास है। कैश एट बैंक, बैंक के रुपये कितने थे हमारे पास? 22,500 रुपये थे। नए 7,000 रुपये कितने लेके आया? 15,000 रुपये वो पूंजी के लाया, 12,000 वो गुडविल के लाया, ठीक है। तो कुल कितना रुपया होगा हमारे पास? 49,500। उसमें से हमने भुगतान कर दिया। कितने भुगतान करा हमने? 6,850 का भुगतान करा था एक्स को और 950 का वाई को। 7,800 उसमें से घटा दें हम तो बचा कितना? 41,700 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि 41,700 रुपये हमारे पास इस समय नगद में है, ठीक है। उसके बाद बिल रिसीवेबल कितने के हैं? 5,000 रुपये के, ठीक है। और देनदार डेटर्स 20,000 रुपये के हैं। इसमें संचिति कितने की थी? 5%। 1,000 रुपये की वो घटा देंगे तो कितना रह जाएगा? 19,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद स्टॉक कितने का था हमारा? 25,000 रुपये का था। और कमी कितनी की इसके अंदर?
डेप्रीशिएशन, इसको DA पे शॉर्ट लिख देते हैं। 2500 उसमें से घटा देंगे, कितना बचेगा? 22,500 रुपये। लैंड और बिल्डिंग कितने की हमारी? 27,000 की। लैंड एंड बिल्डिंग 27,000 रुपये की। इसमें कमी कितने की हो रही है? 10% कमी कितने की थी? 2,700 रुपये माइनस डेप्रिसिएशन 2,700 रुपये घटा के बाहर लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसका योग कर रहे हैं। इसका योग क्या है? बराबर आना चाहिए, लायबिलिटीज का भी और एसेट्स का भी। अगर योग बराबर आता है इसका मतलब सारे खाते हमारे सही हैं। ठीक, 5 का 5 ही 5, 5 10 15 और 7 22, तो टोटल 1,12,500 रुपये। और इसका योग करके देखते हैं कितना आ रहा है। 0 0 15 का 5 तो बैलेंस शीट का एसेट्स का योग करें, वो भी कितना आ रहा है हमारा? 1,12,500 एसेट्स का भी और लायबिलिटीज का भी। इसका सारे क्वेश्चन हमारा सही है। देखिए इस क्वेश्चन में जो पिछले क्वेश्चन करे थे और इस क्वेश्चन में अंतर केवल यही है कि पहले हमने पूंजी खाते के जो बैलेंस होते थे वो हम लिख देते थे, लेकिन इसके अंदर हमें पूंजी निकालनी पड़ी है। तो दोबारा देखें, जिस क्वेश्चन के अंदर छात्रों पूंजी खाते लाभ विवरण के आधार पर समाहित किए जाएंगे उसके अंदर आप ध्यान रखेंगे कि हमें नई पूंजी निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना। और इसके संबंध में कई क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, आगे किताब से 1-2 क्वेश्चन आप और करेंगे। और साझेदारी में कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो साझेदारी में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, तो उत्तर क्या होगा इसका? 2। साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ था? पता है आपको कब हुआ था? 1932 में। बैंकिंग कंपनी अधिनियम कब लागू हुआ? 1949 में। ठीक है। अगर हमारी साझेदारी बैंकिंग व्यवसाय करते हैं तो बैंकिंग व्यवसाय करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? अधिकतम 10 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ मैंने और भी बताई थी पहले, यदि साझेदारी के अंदर साझेदारी संलेख की व्यवस्था नहीं है तो आप लाभ किस अनुपात में बांटेंगे? ठीक है। अगर साझेदारी संलेख के अंदर ठीक है नहीं है तो जितने भी साझेदार हैं उनके बराबर बराबर लाभ बांटा जाता है। ठीक है। साझेदारी का चैप्टर महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है। इसके बोर्ड के पेपर में भी क्वेश्चंस आता है, इसलिए सभी लड़के सावधानी से करें, समझें। ठीक है। और जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसको पूछें। इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आना ही आना उसके अंदर है, इसलिए मैंने कई बार क्वेश्चंस में कराए हैं आपको। ठीक है। बाकी इसके क्वेश्चन PDF के माध्यम से ठीक आपको भेज दिए जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो गया। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।